जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग और रोंगजुन की फाइट हो रही थी और इन दोनों की ये फाइट बहुत ज्यादा तेजी के साथ हो रही होती है, जिसमें रोंगजुन फेंग के ऊपर भारी पड़ रहा था और फेंग रोंगजुन की कमजोरी को ढूंढते हुए उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। पर रोंगजुन अपनी अर्थ डोमेन का यूज करते हुए फेंग को ही सप्रेस करने लगा था, जिससे निकलने के लिए फेंग अपनी इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म के दोनों ब्लेड्स को रोंगजुन के ऊपर थ्रो कर देता है, जिन्हें रोंगजुन ने अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से ब्लॉक तो कर लिया था, पर इसी वजह से वो भी एक जगह पर स्टक हो चुका होता है। तो इससे निकलने के लिए वो अपनी बॉडी को दो हिस्सों में बांट लेता है, जिसकी वजह से अब उसकी बॉडीज दो हो चुकी थी। एक बॉडी से वो फेंग के अटैक को रोक के रखता है और दूसरी बॉडी से वो फेंग पर जानलेवा हमला करते हुए उसे मारने ही वाला होता है, जो देखकर फेंग भी हैरान हो गया था। इसीलिए वो जल्दी से अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल शील्ड को आगे करते हुए इसके इस अटैक को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से वो काफी दूर धकेला गया था। इससे रोंगजुन की दोनों बॉडीज ही फ्री हो चुकी थी, तो अब वो दोनों बॉडीज मिलकर फेंग के ऊपर हमला करने लगती हैं। ये देखकर लीडर होंग और वोरियलिशन काफी ज्यादा घबरा गए थे और वो कहते हैं थर्ड ब्रदर। वही हम देखते हैं कि फेंग अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट और हेवनली फॉरबिडन शटल शील्ड का यूज करते हुए रोंगजुन का सामना कर रहा था और साथ ही साथ सोच रहा होता है। ये अपनी बॉडी के आसपास की स्पेस में डिस्टोर्शन करके क्वांटम सेपरेशन का यूज कर रहा है और इसी वजह से ये खुद को दो हिस्सों में डिवाइड कर पा रहा है और इसकी ये दोनों बॉडीज ओरिजिनल फिजिकल बॉडीज हैं। ये सब सोचते हुए फेंग को याद आता है कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट की मेमोरीज में भी ऐसी एक टेक्निक है जिसका नाम है एब्सोल्यूट स्पेस। अगर मैं सीक्रेट टेक्निक के फर्स्ट लेवल का यूज करूं तो उससे मैं सिर्फ अपनी बॉडी का इल्यूजन बना सकता हूं, ना कि फिजिकल फॉर्म। लेकिन अगर मैं रोंगजुन की बॉडी के आसपास के स्पेस पैटर्न को समझ जाता हूं तो फिर मैं भी अपनी एक दूसरी फिजिकल ह्यूमन बॉडी बना सकता हूं। ये सब सोचते हुए जैसे जैसे फेंग रोंगजुन के ऊपर हमला कर रहा था तो उसे मालूम हो रहा था कि रोंगजुन इस टेक्निक को कैसे यूज कर रहा है और अब फेंग रोंगजुन के बॉडी सेपरेशन के पैटर्न को समझ चुका था। इसी वजह से वो भी इस टेक्निक को यूज करते हुए अपनी दो बॉडीज बना लेता है। ये देखकर ग्रैंडपा हारग्रेव और नाइन्थ प्रिंसेस तो शॉक हो गए थे, जबकि लीडर होंग और वोरियलिशन खुश हो जाते हैं क्योंकि उनके ब्रदर ने एक न्यू टेक्निक जो सीख ली है। रोंगजुन भी फेंग पर अटैक करता हुआ हैरानी के साथ कहता है, तुम्हें भी इल्यूजन्स क्रिएट करना आता है? जबकि फेंग उसकी बातों पर ध्यान ना देता हुआ अपनी दोनों बॉडीज का यूज करते हुए अपनी इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म की दोनों स्वॉर्ड्स को कंबाइन करके रोंगजुन की एक फिजिकल बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर अपनी ट्रिक्स के चलते रोंगजुन को इंजर्ड करने ही वाला था कि तभी रोंगजुन की वो दूसरी फिजिकल बॉडी दोबारा से वहां पर अपीयर हो जाती है, जिसने रोंगजुन की फर्स्ट बॉडी को बचा लिया था। फेंग की दो बॉडीज होने के बावजूद भी रोंगजुन की दो बॉडीज फेंग के ऊपर भारी पड़ रही थी और वो उसे बुरी तरह से पीट भी रही होती है। फेंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल की डिफेंसिव शील्ड का यूज करते हुए उसके हमलों से बचने की कोशिश कर रहा था, पर रोंगजुन अभी भी फेंग के ऊपर भारी पड़ रहा था कि तभी रोंगजुन की दूसरी बॉडी भी फेंग के पीछे से आते हुए ब्लेड से उसे कट करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा करने में नाकामयाब हो गई थी क्योंकि ये फेंग की असली बॉडी थी ही नहीं, बल्कि ये तो सिर्फ इल्यूजन था। ये देखकर रोंगजुन हैरान हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता तभी फेंग ने उसके लिए ऑलरेडी एक सरप्राइज प्लान कर रखा था। वो एरिना में मौजूद बहुत सारे पिलर्स को अपनी स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल करते हुए रोंगजुन के ऊपर एक के बाद एक दे के मारने लगता है, जिसकी वजह से रोंगजुन की दोनों बॉडीज अब बहुत सारे पिलर्स के अंदर धंस चुकी थी, जिनसे वो चाह कर भी नहीं निकल पा रहा था और इसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि तभी इतने में फेंग अपनी इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म से उस पर हमला करने लगता है। अपनी जान को खतरे में देखकर रोंगजुन अपनी अर्थ डोमेन को यूज करते हुए फेंग के इस हमले से बच तो जाता है, पर इसकी वजह से उसकी दूसरी फॉर्म के ऊपर बहुत बुरा अटैक हुआ था। पर फिर भी रोंगजुन कमजोर ना पड़ते हुए अपनी स्वॉर्ड के साथ और अर्थ डोमेन को रिलीज करते हुए फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, जिस पर फेंग भी अपनी डोमेन को रिलीज करते हुए अपनी इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म के दोनों ब्लेड्स को कंबाइन करते हुए रोंगजुन के साथ टकराने लगता है। इन दोनों के अटैक्स और डोमेन्स के एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से बैटलफील्ड बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो रही थी, पर इन दोनों में से कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। ये दोनों ही घूमते हुए एक दूसरे के ऊपर जोरदार किक्स करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर बैटलफील्ड का क्या हाल हो गया था। इसी के साथ साथ फेंग और रोंगजुन दोनों ही दूर दूर जाकर लगते हैं। इस इतने खतरनाक अटैक की वजह से इन दोनों की हालत खराब हो चुकी थी। फेंग अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करके अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट को इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब हो जाता है क्योंकि अपनी इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को इस्तेमाल करने की वजह से अब उसकी स्पिरिचुअल पावर ड्रेन हो चुकी होती है। ये देखकर रोंगजुन खुद को संभालते हुए खड़ा होते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, अगर मरना नहीं चाहते तो सरेंडर कर दो। ये कहते हुए वो फेंग पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि फेंग खुद को संभालते हुए कहता है, ये फाइट अभी खत्म नहीं हुई। इसी के साथ फेंग अपनी स्टोरेज रिंग का यूज करते हुए अपनी 9 लाइटनिंग स्वॉर्ड को बाहर निकालता है।
अब ये दोनों ही अपनी अपनी स्वॉर्ड्स को लेकर एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए बड़ी तेजी के साथ दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी फैंग की दूसरी फॉर्म बड़ी तेजी के साथ रोंगजुन के पीछे आकर उस पर हमला करने वाली थी और रोंगजुन को ये पहले से ही मालूम हो चुका था, इसीलिए वो तेजी के साथ पीछे घूमते हुए फैंग की उस फॉर्म के ऊपर अटैक करता है। पर ये तो सिर्फ फैंग का इल्यूजन था, पर इसी के साथ साथ फैंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपनी इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म से उस पर हमला कर दिया था, जिससे रोंगजुन बाल बाल बचता है। पर अब इससे पहले कि रोंगजुन खुद को संभाल पाता, फैंग ने अपनी 9 लैटरिंग स्वॉर्ड, इल्यूजन स्वॉर्ड फॉर्म और डोमेन को रिलीज करते हुए उस पर अटैक कर दिया था। इन दोनों के ये अटैक्स एक दूसरे के साथ टकराते हैं और फिर ये दोनों कुछ देर के लिए वहीं पर फ्रीज हो गए थे, मानो कि जैसे ये दोनों ही अपना अपना आखिरी अटैक कर चुके हैं। अब देखना ये था कि इन दोनों के फाइनल अटैक्स के बाद इनमें से कौन जीतता है। इन दोनों के रिएक्शन को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा था कि रोंगजुन हार चुका है। वहीं जितनी भी ऑडियंस इस बैटल को देख रही थी उन सब की सांसें भी थम चुकी थी, क्योंकि उन्हें भी कुछ नहीं समझ आया कि यहाँ पर क्या हुआ है। उन सभी के सभी लोगों के मुंह खुले थे। अब इससे पहले कि उन सभी को समझ आ पाता कि इन दोनों में से कौन जीता है या कौन हारा है, तभी हम देखते हैं कि फैंग अपने पांव से लड़खड़ाता हुआ गिरने लगता है, पर रोंगजुन उसे गिरने नहीं देता और संभाल लेता है। इसी के साथ होस्ट अनाउंस करता है मैच के इस राउंड का विनर है रोंगजुन। ये जानकर ग्रैंडपा हारग्रेव और 9th प्रिंसेस काफी खुश हो रहे होते हैं, जबकि कोइजन, लुओ फैंग की फैमिली, वॉरियर लीशन, लीडर होंग और सीनियर मिंगयू काफी उदास थे। वॉरियर लीशन तो अब भी कह रहे होते हैं बस थोड़ा सा और। इस पर लीडर होंग उनसे कहते हैं रोंगजुन के साथ इस लेवल तक कम्पीट करने की वजह से थर्ड ब्रदर का नाम अब कियानवू यूनिवर्स में भी मशहूर हो जाएगा। वहीं हम देखते हैं कि लुओ फैंग खुद को संभालते हुए रोंगजुन की तरफ देखता है कि उसने मुझे गिरने नहीं दिया। तभी रोंगजुन फैंग से कहता है लुओ फैंग, बार बार रिपीटेड मैचेस मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते, तुमसे फाइटिंग मेरे लिए काफी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि फ्यूचर बैटल्स में तुम मुझे और भी ज्यादा सरप्राइज करोगे। जिस पर फैंग भी एक मुस्कान के साथ हाँ में अपना सर हिलाता है और इसी के साथ वो बैटलफील्ड से गायब हो गया था। यहाँ पर हमें रोंगजुन और फैंग के बीच एक दोस्ती वाला एंगल भी देखने को मिलता है, जैसे कि आगे चल के इनकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है। जो लोग भी इस बैटल को देख रहे थे वो लोग कहते हैं ट्रूली अमेजिंग। साथ ही वो क्लैपिंग करने लगते हैं और लुओ फैंग और रोंगजुन के नाम के नारे लगाने लगते हैं, जबकि लाइट वुका कहती है रोंगजुन, लुओ फैंग, इम्प्रेसिव, तुम दोनों मेरे साथ फाइट करना डिजर्व करते हो। इसी के साथ व्यू चेंज होता और हम देखते हैं सीनियर कांगबू को, जो रोंगजुन और लुओ फैंग की इस फाइट को देखते हुए कहते हैं रोंगजुन को पिछली 100 जीनियस बैटल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस कहा जा सकता है। और जहां तक बात है लुओ फैंग की, तो वो बैटल में बहुत ही काल्म और फ्लेक्सिबल है और उसके हारने का रेट भी लो है। वो फ्यूचर में डेफिनेटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा। इसी के साथ सीन कट होता और हम देखते हैं लुओ फैंग को, जो कि बैटल करने के बाद अब लॉबी में आकर दूसरे वॉरियर्स में से गुजरता हुआ जा रहा होता है। उसे आता हुआ देखकर वहां पर मौजूद जितने भी वॉरियर्स थे वो फैंग के रास्ते से हटते हुए उसके लिए जगह बना रहे थे। अब इसके बाद फैंग अपने वर्चुअल यूनिवर्स विला में आ जाता है, जहाँ पर वो आसमान की तरफ देख रहा होता है और साथ ही साथ सोचता है मुझे अपनी सीक्रेट टेक्निक्स के साथ साथ अपने स्पिरिचुअल वेपन्स को भी इनहेंस करना होगा, तभी मैं इस कदर पावरफुल वॉरियर्स के सामने टिक पाऊंगा। वो अभी ये सोच ही रहा होता है कि तभी यूजिन ने उसके पीछे से आकर उसे हक कर लिया था और फिर ये दोनों ही एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे में खो चुके थे कि तभी इतने में लीडर होंग और वॉरियर लीशन वहां पर आते हैं। लीडर होंग लुओ फैंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं थर्ड ब्रदर, मायूस ना हो, आप डेफिनेटली इस साइकिल बैटल को पास करते हुए अर्थ को बचा लेंगे। जिस पर फैंग भी हमें अपना सर हिलाता है। इसी के साथ व्यू चेंज होता और हम देखते हैं कि लुओ फैंग अब बबाता की वर्चुअल स्पेस में आया होता है, जहां बबाता फैंग को साइकिल बैटल पीरियड के बारे में बता रही थी। वो बताती है कि मैच के रूल्स के अकॉर्डिंग साइकिल बैटल पीरियड के दौरान तुम्हें हर दिन 10 राउंड्स फाइट करनी है और ये सब लगातार 3 सालों तक ऐसे ही चलेगा। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक ट्रेनिंग प्लान बनाऊंगी। इस पर फैंग भी उसके साथ एग्री करता है। तभी बबाता फैंग के सामने उसकी हेवनली फॉरबिडन शटल शील्ड को लाते हुए कहती है इसके अलावा मैंने तुम्हारी हेवनली फॉरबिडन शटल शील्ड को लेवल 5 तक अपग्रेड कर दिया है और इसकी इस फॉर्म का नाम है ब्लैक क्लाउड रिवर्सल। ये तुम्हारी फ्लेक्सिबिलिटी को और भी ज्यादा बढ़ाएगी। इसी के साथ फैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर से अपनी न्यू हेवनली फॉरबिडन शटल शील्ड को चेक करने लगता है कि आखिर इसमें क्या चेंजेस आए हैं, जहां पर हम देखते हैं कि फैंग की शील्ड का लुक तो पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है और उसके सारे के सारे फ्लाइंग नाइफ काफी कूल लग रहे होते हैं। इसी के साथ साथ वो उसकी अलग अलग फॉर्म्स को भी टेस्ट करता है, जहां पर बबाता उसे बताती है इसके अपग्रेड होने से अब इसकी 4th फॉर्म भी पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, जो कि वाकई सच होता है। हम देखते हैं कि फैंग का फिश स्वॉर्ड अटैक और साथ ही साथ कॉन्ड्रिल अटैक पहले से काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक हो चुके होते हैं। इन सब को टेस्ट कर लेने के बाद लुओ फैंग कहता है चलो ठीक है, अब प्रैक्टिस करते हैं। इसी के साथ बबाता फैंग के सामने उसके सभी के सभी सीनियर्स ले आती है, जिन्हें देखते हुए फैंग कहता है इस बार मुझे अपने कौन से सीनियर के साथ फाइट करनी है।
तो वो बाता उसे बताती है कि तुम्हारे पांचों इमोर्टल लेवल सीनियर्स में से जिया सबसे फास्टेस्ट है और ये जाइंट गैलेक्सी से है जो यहाँ से बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। मास्टर का डिसाइबल बनने से पहले वो मशहूर प्लेनेट पायरेट डीमन क्लैन से था, जिस पर फैंग कहता है डीमन क्लैन। तो वो बाता उसे बताती है कि डीमन क्लैन यूनिवर्स के 6 हाईएस्ट क्लैंस में से एक है। हालांकि उनकी बॉडीज बिल्कुल मॉन्स्टर्स की तरह होती है, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस बिल्कुल ह्यूमंस के जैसे है। इसके अलावा उनका टैलेंट भी ज्यादा है, क्योंकि डीमन क्लैन टेक्नोलॉजी की बजाय जेनेटिक्स पर ज्यादा रिलाई करता है, इसीलिए वो अपनी लाइनेज को प्रायोरिटाइज करते हैं। और तुम्हारे ये सीनियर जिया काटू क्लैन के लो ब्लड लाइन वॉरियर्स में से एक है, जिसके चलते वो डीमन रॉयल क्लैन के प्रेशर के अंडर डिससेटिस्फाइड फील करता था और फिर उसने एक दिन रॉयल क्लैन के इमोर्टल लेवल वॉरियर से उसकी प्लेट चुरा ली, जिसकी वजह से इन दोनों क्लैंस के बीच फाइट हुई और इस फाइट के नतीजे में डीमन क्लैन हार गया, क्योंकि तुम्हारे सीनियर ने उन सभी को खत्म कर दिया था और हमारे मास्टर के साथ इनकी मुलाकात भी उसी बैटल के दौरान हुई थी। ये सब जानकर फैंग काफी खुश होता है और अब वो फाइट करने के लिए अपने इसी सीनियर को चूज करता है। अब बाता भी फैंग की ट्रेनिंग के लिए जिया के क्लोन को बनाने लगती है और उसकी पावर्स को लुओ फैंग के लेवल के बराबर रखती है और साथ ही साथ फैंग से कहती है अगर तुम अपने सीनियर के टेस्ट में पास हो जाते हो तो तुम्हें जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। इस पर फैंग भी एक सीरियस लुक देता है और हम देखते हैं कि फैंग का वो सीनियर भी अब जिंदा हो चुका था, जो इविल्स की तरह हंसते हुए अपने ओरा को रिलीज करता है और उसका ओरा इतना ज्यादा था कि फैंग को इसे ब्लॉक करने के लिए अपनी हेमनली फोरबिडन शटल को यूज करना पड़ता है।